हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। जी हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी आयंस के बारे में और आज हम लोग बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्डिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आयनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। जी हाँ, अगर मैं मेटल्स की बात करूँ जैसे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और अगर नॉन मेटल की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो जब भी ये दोनों यानी कि मेटल्स के और नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन होगी तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो मेटेलिक एटम जो है यानी कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं यानी कि कैटायन फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं यानी कि एनायन बनाते हैं। और इन दोनों के बीच में यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होते हैं जिससे कि आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आइए बात करते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का मैंने लिया है। तो पॉजिटिव आयन किस तरह से बनेगा। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन 281। और हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये लूज़ करने की टेंडेंसी रखता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, अब मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। तो क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है वो है 17 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन 287। और हमें पता है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्लोराइड आयन बनाता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 288। जी हाँ, सोडियम और क्लोरीन की पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की। अब किस तरह से बनता है आयनिक बॉन्ड। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सोडियम के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी रखता है। क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है 287 है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखता है। तो अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे क्लोरीन को तो दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी यानी कि दोनों का ही ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट इन द रेशो ऑफ 1:1 टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। 1:1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो इसी तरह से सोडियम क्लोराइड एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाता है कि अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 282 है और क्लोरीन की 287 है। जी हाँ, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो वो क्या करता है, वो 2 क्लोरीन के एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। जी हाँ, जिसकी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव आता है और दोनों जो क्लोरीन है उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आता है यानी कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द रेशो ऑफ 1:2 टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हमने 9th में फार्मूला स्टडी किए थे। जैसे मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाना है तो मैग्नीशियम का जो चार्ज है वो +2 है, ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो -2 है। अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाता है और हमें MgO मिल जाता है। जी हाँ, यानी कि हमें जो केमिकल फार्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो MgO मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कॉपर हाइड्रोक्साइड की, तो कॉपर यहाँ पर हमने 2 लिया है यानी कि इसका जो चार्ज है वो +2 है। हाइड्रोक्साइड की बात करें OH की तो उसका जो चार्ज है वो -1 होता है। अगर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो CuOH2 बनता है, CuOH2 बनता है। जी हाँ, कॉपर हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स की, किस तरह से आयनिक कंपाउंड जो है बनते हैं। इसी तरह से आप देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो एल्युमिनियम की वैलेंसी हमने लिखी, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने लिखी और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर मैं सिंपली कह सकता हूँ कि एल्युमिनियम के साथ हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखी है और ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम की। तो फॉर्मूला जो है वो बना Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, +2, और कार्बोनेट की वैलेंसी -2 है। तो यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है यानी कि दोनों का चार्ज ही 2 है तो वो रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होने के बाद हमें CaCO3 मिलेगा। जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर चार्ज गलती से +3 लिखा हुआ है तो आप उसे +2 ही याद रखिएगा।
तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की, तो आयनिक कंपाउंड्स जो है वो बड़ा एक आयनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जिसे हम लोग लैटिस स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, जो कि एक एंडलेस रिपीटिंग 3 डायमेंशनल लैटिस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का क्लस्टर होता है। तो आयंस आर क्लोजली पैक्ड, दे आर अरेंज इन अ ऑर्डरली मैनर एंड हेल्ड इन प्लेस बाय आयनिक बॉन्ड्स। तो काफ़ी एक 3 डायमेंशनल बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो NaCl जैसे आपके दिखाया हुआ है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की अगर हम बात करें, तो जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशन पर अटैच हैं और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो क्लोराइड आयंस है, जो पर्पल कलर है वो सोडियम आयंस है। तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और एक लार्ज अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर इनको ब्रेक डाउन करने के लिए। आयनिक कंपाउंड्स यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रखते हैं एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की बात करें, जी हाँ, पहले हमने जैसे कि बात की थी, तो ग्रीन कलर जो है वो क्लोराइड आयन को यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो कि सराउंडेड बाय 6 सोडियम एटम से है, यानी कि उसके चारों तरफ 6 सोडियम आयंस जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। और इसी तरह से सोडियम आयन की अगर मैं बात करूँ तो वो 6 क्लोराइड के आयन से सराउंडेड है, यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस के बीच का जो रेशो है वो 1:1 है। इसीलिए जो फॉर्मूला यूनिट है वो NaCl यहाँ पर है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने कहा था, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एक सॉलिड की तरह रूम टेम्परेचर पर। तो अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये यूजुअली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर भी आयनिक नेचर का होता है और ये भी आयनिक कंपाउंड्स है। तो आयनिक कंपाउंड आयनिक में ही डिसॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इनसोल्यूबल ये रहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे इथेनॉल वगैरह में, क्योंकि उनमें आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म नहीं होते। तो जिस भी सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होंगे उनमें ये सोल्यूबल होंगे लाइक वाटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड फॉर्म में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, सॉलिड NaCl में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, लेकिन जब हम एक्वस की बात कर रहे हैं या मोल्टन की बात कर रहे हैं तो दोनों सर्किट्स में हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर आयंस फॉर्म हो रहे हैं। सॉलिड NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती क्योंकि आयंस फॉर्म नहीं होते, और एक्वस में से पास हो जाती है क्योंकि वहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स जो है वो आयंस फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, क्योंकि मैंने बताया आपको कि उसमें आयंस फॉर्म नहीं होते। तो इन द मोल्टन एंड एक्वस स्टेट मोबाइल आयंस आर प्रेजेंट। मोबाइल आयंस मतलब कि आयंस जो है वो प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में इनकी हेल्प करते हैं। मोबाइल आयंस ही हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड की। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो।